स्टार्ट कर चुके हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। ठीक है, जो भारत का प्रथम वन महानिदेशक बनाया गया था वो कौन थे, वो थे यहाँ पर डायट्रिच बैंडिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, डायट्रिच बैंडिस। इनको भारत के प्रथम वन महानिदेशक के रूप में चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे तो कहते हैं कि किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया था। ठीक है, जो खादी का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ यूज किया था, लड़ाई में यूज किया था, तो वो कौन थे, याद रखेंगे महात्मा गांधी। इन्होंने सबसे ज़्यादा खादी पे ही जोर दिया था और खादी के कपड़े ही ये पहनते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए दोस्तों। कहते हैं यहाँ पर कि राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई कानून है, उसमें संशोधन करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे कहती है कौन सी वो संस्था है जो कानून में संशोधन कर सकती है। तो याद रखेंगे संसद है। क्या होगा, संसद से ही बिल पास कराना पड़ेगा, उसी के बाद ही यहाँ पे कोई कानून बनता है या किसी कानून में संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। ठीक है, क्या होगा, जो बेरोजगार लोग हैं ना, इनको बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना। अब देखिएगा, जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ निर्देशित होती है, सब संविधान के पार्ट सभी को होता है, लेकिन जो आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें एक बात कही जाती है कि जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार, जिससे कि आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था भी यहाँ पर चालू करी गई थी अपने भारत में। तो बेरोजगारी भत्ता चालू करना किसके अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें दोस्तों, ये प्रस्ताव जो पेश किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो उससे पहले बता वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा कब शुरू किया गया। क्या होगा, स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा कब शुरू किया गया था। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014। कब, 2 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए गांधी जी का उस दिन जन्मदिन होता है, तो उसी के दिन, उसी के उपलक्ष्य में इसको चालू किया गया था। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे। कौन से, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वह कब बने थे। तो याद रखेंगे 4 मार्च 1861। कब, 4 मार्च 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। बहुत बेहतरीन राष्ट्रपति, इसीलिए इसके क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो अगले में यहाँ पे कहते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। कौन सा, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पश्चिम बिहार में। कहाँ, पश्चिम बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, वो हो गया आपका पश्चिम बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो कहते हैं कि जब रोम जल रहा था, ये इटली का रोम है, ठीक है, जब रोम जल रहा था तो रोम का शासक कौन था जो बांसुरी बजा रहा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा नीरो। नीरो जो था वो रोम का शासक था, और उस समय ये सुनिश्चित हो गया था कि ये बांसुरी बजाया करता था। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि यहाँ पे रोम में इतनी अशांति फैली हुई, उसके बावजूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरो। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। तो कहते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये संविधान संशोधन हुआ था, वो नंबर ही आपको बताना है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 61वां। कौन सा, 61 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो मताधिकार की लिमिट थी, पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, बाद में इसको क्या कर दिया गया, अब 18 वर्ष। जैसे आप सुनते हैं ना कि 18 वर्ष से जितने भी 18 वर्ष के आसपास, मतलब आसपास जितने कंप्लीट कर लिए, वो सभी लोग मताधिकार कर सकते हैं, और सबको करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था। ठीक है, महिलाओं को
पहले क्या हुआ करता था, देखिए महिलाओं को सबसे कम माना जाता था पहले ज़माने में, अब तो बराबर माना जाता है। तो महिलाओं को अधिकार नहीं था वहाँ पे मताधिकार का, पुरुष वोट करते थे कि महिला नहीं करती थी। तो क्या हुआ, सबसे पहले किसने दिया था, न्यूजीलैंड जो देश है इसने सबसे पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था, मताधिकार का अधिकार दिया था, याद रखेंगे। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम समाज योजना का प्रारंभ कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है देखेंगे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम समाज योजना का जो प्रारंभ किया गया वो कब किया गया था, तो 1999 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1999 में ये इसको चालू किया गया था। एक योजना आती है मनरेगा, उसको कब स्टार्ट किया गया था, 2006 में, याद रखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से जो योजनाएं हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार की और गवर्नमेंट जो भारत है, मतलब भारत सरकार की, दोनों की जो योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं स्पेशली एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धन कौन है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे निर्धन व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, तो वो होंगे यहाँ पर कौन से, अशिक्षित। क्या होगा, जो अशिक्षित लोग होते हैं बेसिकली वही यहाँ पे निर्धन या फिर ये वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धन होते हैं, ठीक है। बाकी मान लीजिए अगर शिक्षित हैं आप तो कहीं कमा धमा लेंगे, लेकिन अशिक्षित हैं तो क्या होता है, आप निर्धनता की श्रेणी में धीरे धीरे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में कहते हैं कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है, ठीक है। किस प्रकार की जनसंख्या जो होती है वो अर्थव्यवस्था मतलब का जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें सभी को पता है कि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जितनी भी यहाँ पे अर्थव्यवस्था अपनी, लेकिन जो अशिक्षित हैं और अस्वस्थ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करते अपने इंडिया में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये भारत की जो इकोनॉमी है ना उस पर एक तरीके से बोझ या एक तरीके से जो भार के रूप में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है, ठीक है। देखेंगे भारत का एक स्थान है जहाँ पर 3 सागर मिलते हैं। अब भारत का जो साउथ वाला पोर्शन है इसमें आप देखेंगे जो कन्याकुमारी है ना, यहाँ पे क्या है, इधर से अरब सागर है, इधर बंगाल खाड़ी, ठीक है, और हिंद महासागर, ये 3 जो है मिलते हैं यहाँ पर, वहीं पे ये है क्या, कन्याकुमारी, याद रखेंगे, तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। अब बादलों और वर्षा का राज्य या फिर कहें कि वर्षा का राज्य किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय में देखेंगे वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो वहाँ पे एक जो बहुत ही फेमस है मासिन राम या फिर चेरापूंजी। तो मासिन राम जो जगह है वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड करी जाती है, यानी कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है। कहाँ पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे दोस्तों। तो कहते हैं कि रबड़ व महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, ठीक है। रबड़ और महोगनी, देखिए जो रबड़ के पौधे होते हैं और महोगनी है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया। अब देखेंगे केरला में, आपने देखा केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ के पेड़ होते हैं केरल में, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा के पास जितना भी क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। वहाँ पे जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन भी देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वहाँ ज़्यादा होते हैं, गर्म होते हैं, याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ व महोगनी का संबंध जो है किस वनस्पति से, उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन के समुदाय में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। अब देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन लॉजिकल वाले। तो आपदा प्रबंधन के समुदाय के कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक तो व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। दूसरा समुदाय की भलाई के विषय में सोचना चाहिए उसको, बिल्कुल ठीक है। उत्साह, साहस और शक्ति प्रयोग की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई तो उत्साह के साथ, साहस के साथ शक्ति प्रयोग करके वो चीज़ों को हैंडल कर पाए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ फिर आपदा के दौरान करना क्या चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपदा आ जाती है तो उस दौरान हमको सबसे पहले क्या करना है, तो उस दौरान सबसे पहले क्या करना होगा, हमको प्रशासन को सूचना देनी होगी ताकि वो जो है अपनी टीम भेज सके, या फिर कोई मुसीबत में है तो उसको बचाने के लिए वो लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले वही करना चाहिए, अपना हड़बड़ाहट में ना घर छोड़ कर भागें, अफवाह भी ना फैलाएं, घर वालों की सहायता करनी चाहिए, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं
कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये पेश हुआ था 2004 में, याद रखेंगे, जो पेश हुआ था 2004 में, और यह पारित जब हुआ था वो कब हुआ था, 2005 डेट इसकी याद रखेंगे। 2005 ही आपका बिल्कुल सही होगा। 2004 में पेश हुआ था और 2005 में ये अधिनियम बन के पारित हो गया था। ये क्या याद रखेंगे, 2005 का एक राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका आरटीई होता है ये भी 2005 के तहत ही आता था, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा जो बैंक है वो भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है। ठीक है, भारत में जो मौद्रिक नीति होती है उसको तैयार कौन करता है, सभी को पता नहीं चाहिए, आरबीआई जो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की मौद्रिक नीति को तैयार करता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि किस वर्ष सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अब देखिएगा, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने जो आईएनसी है जिसकी गठन कब 1885 में हुआ था, एओ हुम के द्वारा उन्होंने किसने किया था। तो ये 1925 में इन्होंने सबसे पहले क्या किए थे, भारतीय महिला थी। अगर पहली महिला की बात करें तो 1917 में किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, लेकिन पहली जो थी महिला 1925 में भारतीय, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। नाम से आ जाता है तो 1925 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसको दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दीनबंधु की उपाधि जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, वो दी गई थी यहाँ पर CF एंड्रूज को। किसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, CF एंड्रूज को यहाँ पर महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है। आप देखें चक्रवात जो होते हैं वो इस तरीके से होता है, तो उसके बीच में एक आँख टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, वही यहाँ पे दिया गया कि ये शांत क्षेत्र होता है, यहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं होती है। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है उसको तूफान की आँख कहा जाता है। याद रखें, क्या तूफान की आँख कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले और चलते हैं। तो अगले में कहा गया कि दलाई लामा, तो आपने सुना होगा इनका नाम। तो दलाई लामा भारत में प्रवेश किया और शरण ली थी। ठीक है, ये तिब्बत से भाग के चले आए थे, तो इन्होंने प्रवेश किया था भारत में और भारत में ही शरण ली थी। तो वह डेट जो ईयर था वो कौन था, 1959 में। कब, 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल